कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इटली के स्टूडेंट वीज़ा के बारे में कि जो स्टूडेंट्स अभी जिनके पास एडमिशन लेटर्स मिल चुके हैं यूनिवर्सिटीज़ के, जो अभी भी अप्लाई कर रहे हैं, जिन्हें इंशाल्लाह स्टूडेंट को मिल जाएंगे एडमिशन लेटर्स, वो इटली का वीज़ा कैसे ले सकते हैं। उनके लिए डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू जो कि हर यूनिवर्सिटी में बताती होने चाहिए, उसमें वो डॉक्यूमेंट क्या है, और इस वीज़ा को लेने के लिए और इस डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू को लेने के लिए उनको कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, इन सारी चीज़ों की डिटेल मैं आपको वन बाय वन शेयर करूँगा इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना वीज़ा दिखा देता हूँ जो मुझे मिला था इटली से। इसको स्टूडेंट टाइप डी वीज़ा कहते हैं, ये आप सब लोगों को मिलेगा। और इसके साथ साथ ये डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू का डॉक्यूमेंट है डीओवी, जो कि एम्बेसी पे आपको अपने स्टूडेंट वीज़ा के साथ अप्लाई करना पड़ेगा, और ये जो एम्बेसी है वो आपको ये डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू भी प्रोवाइड करेगी। अब सबसे पहले दो किस्म के स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। एक वो स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी अप्लाई कर रहे हैं, जिनके पास एडमिशन नहीं है, तो उनका पहला तो स्टेप यही है कि जो भी ऑलरेडी अवेलेबल डेडलाइंस हैं यूनिवर्सिटीज़ की, उन पे वो अप्लाई करेंगे, और जब उनका वो कोई एडमिशन लेटर मिल जाता है तो उनको ये नेक्स्ट प्रोसीजर करना पड़ेगा। लेकिन उससे भी पहले जैसे ही आपको एक एडमिशन लेटर मिलेगा, आपने अपने यूनिवर्सिटी के थ्रू प्री एनरोलमेंट करवानी है। यूनिवर्स इटली का पोर्टल होता है जहाँ से आप अपनी प्री एनरोलमेंट जो कि वीज़ा का प्रोसीजर जो है उसे ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई है इस प्रोसीजर पे भी, प्री एनरोलमेंट के, वो आपको इसी पेज से या मेरे यूट्यूब चैनल से मिल जाएगी। वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं और आप अपनी सबसे पहले प्री एनरोल करवाएँ, और जब यूनिवर्सिटी आपकी जो समरी है वो एम्बेसी को फॉरवर्ड कर देगी आपके क्लैरिफिकेशंस के साथ ही लेकर कि आपको वाकई एडमिशन लेटर मिला है या नहीं, इन चीज़ों को क्लैरिफाई कर लेगी। तो वो समरी आपकी एम्बेसी को फॉरवर्ड हो जाएगी। उसके बाद आपका स्टार्ट होगा वीज़ा प्रोसीजर। अच्छा, इस टाइम के दौरान आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं वीज़ा के लिए, और जो इटली में आपको रीजनल स्कॉलरशिप मिलता है 7000 यूरो का। इस स्कॉलरशिप का डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट नेम है, तो आप जिस रीजन में जा रहे हैं वहाँ पे इसका कोई और नेम भी हो सकता है। तो आप उस स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, उनको मैंने डिस्कस किया है एक और वीडियो में। इसी पेज पर आपको मिल जाएगी रीजनल स्कॉलरशिप के नेम से, या 7000 यूरोज़ का जो स्कॉलरशिप है उसके नेम से, उसमें सारी डिटेल्स मैंने डिस्कस की हैं। और दूसरा जो काम कर सकते हैं वो आप इन द मीन टाइम, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जुलाई में एम्बेसी जो है वो अपॉइंटमेंट्स ओपन करेगी वीज़ाज़ के लिए, तो तब तक आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए उन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करें। इनको मैं वन बाय वन बता देता हूँ। अच्छा, अब आपने दो किस्म के डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, एक तो वीज़ा के लिए, जो वीज़ा आपका स्टूडेंट टाइप वीज़ा है, और दूसरा डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू के लिए। मेरे पास सामने इन सारे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल है, जिन्हें मैं वन बाय वन अभी डिस्कस कर देता हूँ, और इनके बारे में आपको टिप्स भी बता दूँगा कि आपने इनके लिए इनको कैसे अच्छा प्रिपेयर करना है। सबसे पहले हम आपको एक फ़ाइल मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या मेरी अपनी वेबसाइट scholarshiphype.com पर एक पोस्ट क्रिएट कर दूँगा, जहाँ पे आपको इन वीज़ा से रिलेटेड और डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पे मिल जाएंगे। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या एम्बेसी की वेबसाइट से भी जाके डाउनलोड कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वीज़ा को, कि वीज़ा के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपको दो किस्म के यहाँ पे जो है फॉर्म्स मिलेंगे एम्बेसी की वेबसाइट से, जिसे फॉर्म ए कहते हैं और फॉर्म सी कहते हैं। इसमें आपने ये फॉर्म जो है सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज में कैपिटल लेटर्स में फिल करना होता है। बहुत सिंपल सा फॉर्म होता है। इसमें आपके साइंस होते हैं और आपके से रिलेटेड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड करना होती है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद जो है आपकी पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटोज़ चाहिए होती हैं, उनका जो है बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, और कोई एडिटिंग वगैरह आपने उसमें ना करवाई हो। एक सिंपल सी फ़ोटोज़ वाइट बैकग्राउंड के साथ आप जो है 2 फ़ोटोज़ बनवा कर आपने वो इस फॉर्म के साथ अटैच करनी होती है। तीसरी चीज़ जो है वो है आपका पासपोर्ट। उसकी वैलिडेशन जो है 18 मंथ्स होनी चाहिए, क्योंकि आपका वीज़ा लगेगा तकरीबन 12 महीने का, 1 साल का, और फिर आप दूसरे कंट्री जा रहे हैं तो उन्हें एटलीस्ट उसकी वैलिडेशन चाहिए 18 मंथ्स। तो जिन लोगों की वैलिडेशन कम है, इससे ड्यूरेशन, उनके लिए बेहतर है कि वो टाइम से एक नया पासपोर्ट अप्लाई करें। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि पासपोर्ट जो है वो रिन्यू नहीं करवा सकते आप 6 महीने से पहले, लेकिन आप करवा सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद भी करवाया हुआ है। ये मेरा जो पासपोर्ट है ये पुराना पासपोर्ट है। मैं नया बनवा चुका हूँ, अभी उसमें काफ़ी टाइम पड़ा था रिन्यू होने में, क्योंकि मैंने वापस इटली आना था। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे हेक्टिक लगता है कॉन्सुलेट जाके सारे प्रोसीजर्स करवाना, तो मैंने कहा पाकिस्तान से ही रिन्यू करवा देता हूँ। उस केस में आपका एक स्टाम्प पेपर लगेगा कि आप बस रिन्यू करवाना चाहते हैं, आपके कोई पर्सनल रीज़न्स हैं, आपने ट्रैवल करना है या इस तरह, और आप चाहते हैं कि टाइम से आपके पास वैलिडेशन पासपोर्ट की होनी चाहिए, तो वो आपको कोई इशू क्रिएट नहीं करेंगे और आपकी नई एप्लीकेशन ले लेंगे। तो उस केस में ये लोग जो हैं अप्लाई कर सकते हैं न्यू पासपोर्ट के लिए।
और जिन लोगों के पास नहीं है वो अभी से अप्लाई कर दें क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। और फोर्थ डॉक्यूमेंट है एक्सेप्टेंस, जो एनरोलमेंट है, प्री एनरोलमेंट है, यूनिवर्सिटी की तरफ से एक्सेप्टेंस ऑफ एनरोलमेंट बाय द इटालियन स्कूल और इंस्टीट्यूशन। जो आपको एडमिशन लेटर मिला है उस एडमिशन लेटर को आपने प्रिंट करना है, वो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाना है। फॉर्म जो 5वीं रिक्वायरमेंट है वो है आपकी प्री एनरोल शुड बी कंप्लीटेड फिल द प्री एनरोलमेंट एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, जो आपने प्री एनरोलमेंट की है, जिसका मैंने अभी बताया इसी वीडियो में कि आप एक प्री एनरोलमेंट आपको करनी पड़ेगी, उसकी वीडियो भी है कैसे करनी पड़ेगी, स्क्रीन शेयर के साथ मैंने पूरा प्रोसीजर इसमें डिफाइन किया हुआ है। उसी पोर्टल पे आप वापस जाएंगे, वहाँ से आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा और आपने उस पूरी समरी को 1 2 3 4 पेजेस की समरी होगी, इस पूरी समरी को प्रिंट एनरोलमेंट की डाउनलोड करना है, वो भी आपने अपनी इन वीज़ा डॉक्यूमेंट्स के साथ उसको अटैच कर देना है इसी सीक्वेंस के साथ जो सीक्वेंस मैं आपको बताता जा रहा हूँ। और एजुकेशनल डिग्रीज़ आपको चाहिए। ठीक है, एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट भी है उन लोगों के लिए जिनके प्रोग्राम्स में कोई ऐसा एंट्री टेस्ट है, जिस तरह ये मोस्टली बैचलर के केस में होता है कि यूनिवर्सिटी कोई एंट्री टेस्ट लेता है या उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो उसका भी अगर आपके पास कोई रिज़ल्ट है, कोई प्रूफ है कि आपने ये वाला टेस्ट दिया हुआ है, आप वो भी अटैच कर दें। ठीक है, जो 7वां पॉइंट है इनका वो है एजुकेशनल डिग्रीज़ प्लस ट्रांसक्रिप्ट। अब आपकी जो भी डिग्रीज़ हैं मैट्रिक एफएससी की और इनकी जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो आपने इनके साथ अटैच करनी है। और इसके अलावा कोई ऐसा सर्टिफिकेट है जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपने साथ लेके जाना है, उसकी भी आपने अटैच करनी है। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस मैं आप लोगों को बता दूँ, जो आपके पास मैट्रिक एफएससी या बैचलर्स की डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट है, ये आपने एज सच ऐसे ही अटैच नहीं कर देनी। इनकी लीगलाइजेशन आपने एचईसी और मोफा से करवानी है। वो कैसे करवानी है कि जो आपकी मैट्रिक की डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह हैं वो सबसे पहले आपको अपने बोर्ड से स्टैम्प्स करवानी पड़ेंगी, उनसे वेरीफाई करवानी पड़ेंगी। उसके बाद लाहौर में एक आपको डिपार्टमेंट मिलेगा जिसे आईबीसीसी कहते हैं, उस डिपार्टमेंट के पास आप वो वाला इन्वेल्प लेके जाएंगे जो आपको बोर्ड प्रोवाइड करेगा। आपकी मैट्रिक और एफएससी की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट को टेस्ट करने के बाद आईबीसीसी वो वाला इन्वेल्प आपको कुछ पैसे लेते हैं, 1000-2000 रुपये। उनकी हर डॉक्यूमेंट की फ़ीस जो है वो चेंज होती रहती है हर साल के हिसाब से। अब वहाँ पे जाके उनका चलान फिल करेंगे और वहाँ से आपकी ये मैट्रिक और एफएससी की जो डिग्रीज़ हैं ये स्टैम्प्स हो जाएंगी। तो आपका ये जो प्रोसीजर है मैट्रिक और एफएससी तक वाला वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब जो आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्रीज़ या ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो आपने अपनी यूनिवर्सिटी से लेना है। अब कुछ केसेस में ऐसे होता है कि आपको यूनिवर्सिटी से भी पहले वेरीफाई करवानी पड़ती हैं और कुछ केसेस में आपको यूनिवर्सिटी से वेरीफाई नहीं करवानी पड़ती। मेरे केस में युवास यूनिवर्सिटी थी तो उनकी जो ट्रांसक्रिप्ट्स होती हैं वो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी वेरीफाइड होती हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है कि उन्होंने इन ट्रांसक्रिप्ट्स और इस डिग्री को एचईसी से वेरीफाई करवाना है। एचईसी का ऑनलाइन प्रोसीजर भी है और एचईसी का जो है वो फिज़िकल प्रोसीजर भी है इन ट्रांसक्रिप्ट्स और डिग्री को वेरीफाई करवाने के लिए। तो आप एचईसी के ऑफिस जा सकते हैं, वहाँ से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और पर ट्रांसक्रिप्ट और पर डिग्री उनकी डिफरेंट फ़ीस हैं। उन फ़ीस को आपने पे करना है और आपकी ये टेस्टेशन हो जाएगी। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये टेस्टेशन एज़ सून एज़ पॉसिबल करवा लें क्योंकि बाद में बहुत रश हो जाता है। तो एंड टाइम पर मेरे केस में भी क्योंकि मैं फ्रेश ग्रेजुएट था और मुझे डिग्री भी अभी मिलनी थी तो मैंने काफ़ी वेट किया था अपनी ट्रांसक्रिप्ट के लिए और डिग्री के लिए। और जैसे वो मिली थी तो फिर मैंने एचईसी के लिए अप्लाई किया था, तब कोविड भी था तो काफ़ी दिन लगे थे। आई थिंक वीज़ा मिलने से 5-7 दिन पहले ही मुझे जो अपने सारे अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स होके मिले हैं। और फिर मेरे साथ एक ट्रांसलेशन वाला भी इशू हुआ था, तो वही मैं आगे ट्रांसलेशन वाले टाइम पर आपको बताऊँगा कि आपने उसको किस तरह मैनेज करना। अच्छा, जब ये आपके डॉक्यूमेंट्स मैट्रिक, एफएससी के और डिग्रीज़ जो हैं, ट्रांसक्रिप्ट्स हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो सब आपने टेस्ट करवा ली हैं बोर्ड से और बैचलर के केस में एचईसी से। तो आपने इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेना है और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर वो आपको इस्लामाबाद में भी और लाहौर में भी उनके ऑफिस मिल जाएंगे। वहाँ आप जाएंगे और वहाँ जाकर आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स को, अपने पासपोर्ट को, जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, आप इन डॉक्यूमेंट्स को ले जाएँ उधर और वहाँ जाके उनको टेस्ट करवा लें मोफा से। मोफा के उस पे स्टैम्प्स लगेंगे, उसके बगैर आप इसको सबमिट नहीं कर सकते। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको करवानी पड़ेंगी इन डॉक्यूमेंट्स की, जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, इनकी ट्रांसलेशंस भी। और ट्रांसलेशंस के लिए हर साल एम्बेसी कुछ ऑफिशियल ट्रांसलेटर्स होते हैं लाहौर, इस्लामाबाद और डिफरेंट सिटीज़ में, पिंडी में भी होते हैं। तो उनसे रिलेटेड वो डिटेल्स एक डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं। जो आपका प्रोसीजर अब मोफा तक कंप्लीट हो गया है, वो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर ट्रांसलेटर्स के ऑफिसेज जाएंगे, उनको जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, वो वेरीफाई करेंगे और उसके बाद आपको एक डेट देंगे, जिस डेट के बाद आपको वो अपने डॉक्यूमेंट्स वापस मिल सकते हैं। वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रख लेंगे
और आपको जो है ट्रांसलेशंस मिल जाएंगी। कुछ केसेस में वो डॉक्यूमेंट्स आपको वापस भी दे देते हैं, ये डिपेंड करता है उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से। हाँ, जो अभी मैं बात कर रहा था मेरे साथ इशू हुआ था, तो मेरे साथ ऐसे हुआ था क्योंकि मैं फ्रेश ग्रेजुएट था और मेरे पास डिग्री नहीं थी, और एंड मोमेंट पे मुझे जाकर एंड पे डिग्री मिली यूनिवर्सिटी की तरफ से, और मैंने उसकी जो है सब डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करवाई, HEC वगैरह से वेरीफाई करवाया। तो मेरी वीज़ा अपॉइंटमेंट में कुछ दिन रहते थे, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड था कि मेरी इन दिनों में अपॉइंटमेंट आ रही है, मेरे दोस्तों वगैरह की आ रही थी। तो मैंने अर्जेंट जाकर पिंडी में एक ट्रांसलेशन है शायद खानसा, मुझे अब उनका नाम भूल गया, उन्होंने मुझे एक दिन में ट्रांसलेशन करके दी थी, उनके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनका। तो इस केस में आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, अगर आपको जल्दी जल्दी प्रोसीजर करना है तो कॉन्टैक्ट्स करने पड़ेंगे और आपको अपने ये काम करवाने पड़ेंगे। अच्छा, यहाँ तक की बात होगी। और 8th नंबर है इनका आपका डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू से रिलेटेड, कि आपको डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू का डॉक्यूमेंट भी चाहिए, जो मैंने अभी आपको दिखाया है ये वाला। तो इसके लिए आपने वीज़ा के मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा हूँ, इसके साथ मैं इसी वीडियो में अभी बताऊँगा नेक्स्ट में कि इसको अप्लाई करने के डॉक्यूमेंट क्या हैं, वो भी आपका वीज़ा के साथ ही अप्लाई हो जाएगा। तो अभी हम मूव ऑन करते हैं वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स तक के लिए। नौवां जो यहाँ पे पॉइंट है वो है रिसिप्ट्स ऑफ पेमेंट्स ऑफ ट्यूशन फीस इफ़ रिक्वायर्ड। अगर आपने यूनिवर्सिटी को किसी भी किस्म की पेमेंट्स की हैं, फॉर एग्जांपल ट्यूशन फ़ी पे की है या एप्लीकेशन फ़ी वगैरह पे की है, आप उन सारे रिसिप्ट्स को अपने पास रखें और अपने पोर्टल से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपने अपलोड की होगी, तो उनको भी प्रिंट करके आप एप्लीकेशन के साथ लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड हैं। और 10th में काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी इकोनॉमिक स्टेटस से रिलेटेड, जिसकी वजह से बहुत सारी जो है वीज़ा की एप्लीकेशन रिजेक्ट भी होती हैं। उनके जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है, सबसे पहले मैं उनको बताता हूँ, फिर आपको अपने से रिलेटेड बताता हूँ कि मेरे केस में मेरे पास क्या चीज़ें थी, मेरा वीज़ा जो है उसमें मेरी प्रोफाइल कैसी थी। तो इकोनॉमिक जो स्टेटस है उसमें उनका जो पहला पॉइंट है वो है एफिडेविट बाय द स्पॉन्सर फॉर द फाइनेंशियल सपोर्ट। अब जो भी आपको गार्डियन सपोर्ट कर रहा है, जिसको आपने गार्डियन शो करवाना है अपने वीज़ा के लिए, उसकी तरफ से एक स्टाम्प पेपर लगेगा कि मैं इस बच्चे का गार्डियन हूँ और मैं इसको सपोर्ट करने वाला हूँ। वो एक सिंपल से स्टाम्प पेपर पे आप लिखवा सकते हैं कि ये नेम है मेरा और मैं इस बच्चे का फादर हूँ या मदर हूँ, एज अ गार्डियन आप लिखवा सकते हैं, और मैं इसको इतने साल की जो स्टडीज़ हैं उसके लिए मैं इसको सपोर्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट है। सेकंड डॉक्यूमेंट रिसेंट बैंक स्टेटमेंट अलॉन्ग विद बैंक लेटर मेंशनिंग अकाउंट ओपनिंग डेट एंड ऑथराइज्ड सिग्नेचर ऑफ द अकाउंट इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल अकाउंट। ठीक है, अब आपका ये खुद का अकाउंट नहीं है फॉर एग्जांपल, तो आपको एक बैंक स्टेटमेंट चाहिए जो कि रिकमेंड की जाती है 3 to 6 मंथ्स ओल्ड होनी चाहिए। इसमें आपके कम अज़ कम, अब यूरो की प्राइस बहुत बढ़ गई है, तो अब 20 से 25 लाख के दरमियान ये अमाउंट होनी चाहिए 3 से 6 महीने तक के लिए आपके अकाउंट में पड़ी होनी चाहिए, जो कि एज अ प्रूफ काउंट होगा कि आप इटली में अपनी स्टडीज़ को सस्टेन कर सकते हैं इन केस आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलता। तो ये एक ब्लॉक अकाउंट नहीं है, ये एक ओपन अकाउंट है। जिस तरह जर्मनी के केस में आपको ये अमाउंट ब्लॉक हो जाती है और आपको उस कंट्री में जाके मिलती है हर मंथ के हिसाब से, या जैसे भी यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट है। लेकिन इटली के केस में वंस आपको ये वीज़ा मिल जाता है तो आप इसको ईज़िली निकलवा सकते हैं वीज़ा मिलने के बाद, आपको यूनिवर्सिटी को नहीं देना। और जो थर्ड इनका पॉइंट है रिलेशनशिप प्रूफ विद द स्पॉन्सर के साथ जो आपका स्पॉन्सर है। अब इटली के वीज़ा के केस में आप किसी की भी बैंक स्टेटमेंट शो नहीं करवा सकते। आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके मदर फादर या भाई बहन जो हैं, आप सिर्फ उनकी बैंक स्टेटमेंट शो करवा सकते हैं। तो इसलिए उनको एक प्रूफ चाहिए, ये बैंक स्टेटमेंट आपके ही किसी फैमिली में जो लोग हैं उनकी है। तो इसके लिए आपको नादरा से एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, FRC फैमिली रिलेशन सर्टिफिकेट या इस तरह का कोई एब्रीवेशन है। वो 1000 से 1500 रुपये में आपको मिल जाएगा, वो जाकर आप एक दिन में निकल आता है, वो आप बनवा सकते हैं। ठीक है, और टैक्स रिटर्न्स ऑफ द अकाउंट होल्डर फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। अब जिस बंदे की आप स्टेटमेंट शो करवा रहे हैं उसके टैक्स रिटर्न्स भी 2 साल के सबमिट होने चाहिए। अब इस केस में ये होता है, लोग कहते हैं ओ हम तो FBI से रजिस्टर्ड ही नहीं है और 2 साल के पहले के टैक्स रिटर्न्स हम कैसे सबमिट करवाएं। तो आप किसी भी लॉयर या जो लोग FBI के डॉक्यूमेंट्स करते हैं सारे सबमिट वगैरह, अब मेरे भी कुछ जानने वाले हैं, अगर आप कमेंट कर देंगे तो मैं उनके साथ आपका जो है ना कॉन्टैक्ट शेयर कर दूंगा, तो आप उनसे भी करवा सकते हैं। और आपको जनरली कोई भी अगर मिले आप उनसे अपनी जो है डॉक्यूमेंटेशन करवा सकते हैं FBR के, और वो आपके 2 साल पहले तक के जो टैक्स रिटर्न्स हैं वो भी बनवा देंगे। लेकिन ऑब्वियसली आपको अपनी चीज़ें और बैंक स्टेटमेंट वगैरह डिक्लेयर करनी पड़ेंगी थोड़ी सी उससे रिलेटेड। तो ये
मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस केस में बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमारी तो जॉब ही नहीं है, हमारे तो पर्सनल बिजनेस है जहाँ हम एग्रीकल्चर का है। तो जब ये आप उन लोगों से डिस्कस करेंगे तो आपको एक फिजिबल तरीका निकाल देंगे कि आप इसको इस तरह शो करवाएं, ये डॉक्यूमेंट आपका इस तरह बनेगा। तो इसमें उस बंदे का भी थोड़ा सा इस चीज़ से रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए ताकि वो आपको प्रोफेशनली हैंडल कर सकें इन डॉक्यूमेंटेशंस को, ठीक है। एडिक्वेट प्रूफ ऑफ इनकम रिसोर्सेज ऑफ स्पॉन्सर ऑफ अकाउंट होल्डर। अब ये इस तरह नहीं है कि आपने किसी से 20-30 लाख रुपए पकड़े और वो अपने अकाउंट में डाल दिए और आपका वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे एम्बेसी मांगती है कि आपने उनको प्रूफ भी देना है कि जो आपने पैसे प्रोवाइड कर रहे हैं उस बच्चे को या जिससे आप पैसे ले रहे हैं, उसको ये पैसे मिले कहाँ से हैं, आए कहाँ से हैं। तो इससे रिलेटेड डिफरेंट टिप्स हैं जो मैं दे सकता हूँ। एक तो बहुत सारे लोगों केसेस में जो है वो लोगों से पैसे लेते हैं उधार, जो कि मेरे केस में भी इसी तरह था। और क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास नहीं होते इतने पैसे, तो इस केस में आप ये कर सकते हैं, आप डिफरेंट प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट, अगर आपने कोई इन पास्ट कोई प्रॉपर्टी सेल की, आप उसको शो करवा सकते हैं कि हमारे पास हमने ये प्रॉपर्टी सेल की थी, इसकी सेविंग्स हैं। या अगर आपके पास कोई गोल्ड है, आप उसको सेल करके उसके डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हैं किसी ऑफिशियल से जो सेलिंग करते हैं गोल्ड वगैरह की, तो उस डॉक्यूमेंट को भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके फादर की सैलरी स्लिप्स वगैरह हैं या गार्डियन की सैलरी स्लिप्स, आप उन्हें शो करवा सकते हैं। किसी के अगर किसी अकाउंट में पैसे सेव होते हैं बैंक में, तो उनको सेव एज अ सेविंग्स भी शो करवा सकते हैं। मतलब डिफरेंट तरीके हैं इनको जस्टिफाई करने के, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है फाइनेंस में कि आपको जो है वीज़ा के लिए इन चीज़ों को बहुत क्लियर कट रखना है, क्योंकि जब आपका इंटरव्यू होगा तो वो इन चीज़ों को ज़रूर डिस्कस करेंगे और आपको क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए जो पैसे और इनकी जो आपने स्टेटमेंट्स उन्हें प्रूफ्स दिए हैं वो आपको भी उससे रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि मेरे केस में मेरा ऑलमोस्ट 15 मिनट्स का इंटरव्यू था, उसने मुझसे एक एक चीज़ के बारे में क्वेश्चन किए थे। बैंक स्टेटमेंट, ये 7 लाख रुपए कहाँ से आया, ये 3 लाख रुपए कहाँ से आया, आपके जो गार्डियन है, मेरे केस में मेरे जो गार्डियन थे, स्पॉन्सर थे, वो मेरे भाई थे, जो उनकी जॉब थी, उनकी सैलरी स्लिप से बात की कि उनकी सैलरी स्लिप इतनी है, आपको इतने पैसे चाहिए, ये जो एक्स्ट्रा पैसे हैं ये आपके पास कहाँ से आए, आपने किस तरह अरेंज किया, और अगर आप जाएंगे तो आपके वहाँ एक्सपेंसेस कितने होंगे। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपने जहन में रखनी है अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स बनाते हुए। जी, नेक्स्ट बात करते हैं फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय नादरा प्लस फोटोकॉपी। तो ये आपका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे भी चाहिए और पहले भी जो मैंने बात की जो आपका रिलेशन है स्पॉन्सर से डिफाइन करने के लिए उसमें भी ये चल जाएगा। तो ये दोनों केस में FRC ही यूज़ होगा, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। एडिक्वेट प्रूफ ऑफ बोर्डिंग एंड लॉजिंग इन इटली। अब एम्बेसी ये भी कहती है कि जब आपने जाना है तो आपने ऑलरेडी जो है कोई अकोमोडेशन बुक की होनी चाहिए। अब इस केस में 2 किस्म के लोग आते हैं हमारे पास। एक वो होते हैं जिनको ऑलरेडी यूनिवर्सिटी से अकोमोडेशन मिल जाती है, तो वो तो यूनिवर्सिटी की जो है डॉक्यूमेंटेशन लगा के इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग, मेरा केस भी यही था कि जिनके पास ऐसी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, वो क्या करें, तो एक वेबसाइट, आपको डिफरेंट वेबसाइट्स हैं बुकिंग की, वहाँ से आप इसकी बुकिंग करवाएँ। इटली में अपने सिटी का, जिस सिटी में आपका एडमिशन हुआ है, वहाँ से बुकिंग करवाएँ रूम्स की 10 से 15 दिन की, और वहाँ पर आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे, वो एक तरह से डमी बुकिंग हो जाएगी जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत से लोग डरते हैं कि ये तो एक फ़ेक बुकिंग है या डमी बुकिंग है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं या नहीं। देखिए वो वेबसाइट्स हैं, ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, वो आपको ऑफ़र कर रही हैं डमी बुकिंग, तो ये आपकी यूज़ हो सकती है। इसमें ऐसा कोई भी इशू नहीं है कि आपको पेमेंट करनी ज़रूरी है इस तरह के इश्यूज़ में, या आपको अपने पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सम केसेस में आपको एक दिन की जो अकोमोडेशन है वो 10-15 हज़ार पाकिस्तानी रुपीज़ में मामूली, सबसे मिनिमम मैं रेट बता रहा हूँ, आपको ये मिलेगी। तो आपके बहुत ज़्यादा पैसे ज़ाया हो जाएंगे अगर आप वीज़ा मिलने से पहले ही कोई बुकिंग इस तरह करवाएंगे, उस पर अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा, जो इसके बाद चीज़ है फ़्लाइट बुकिंग। आपको एक फॉर एग्ज़ाम्पल आपका इंटरव्यू आ रहा है नवंबर-दिसंबर में, तो उसके बाद आपने एम्बेसी को जो भी शो करवाना है अपने डॉक्यूमेंट्स में कि मेरे पास ये फ़्लाइट की बुकिंग है। आपने एक जनरल आइडिया लेके, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी अगर अपॉइंटमेंट आ जाती है सितंबर में, तो अक्टूबर की आपने एक डमी बुकिंग किसी भी ट्रैवल एजेंट से करवा लेनी है। उस केस में भी आपको कोई पैसे नहीं देने होते। अगर वो 500 या 1000 माँगेंगे तो वो डमी बुकिंग के होते हैं। तो आप डमी बुकिंग फ़्लाइट की भी साथ अटैच कर सकते हैं। इस दोनों केसेस में आपने कोई पैसे ज़ाया नहीं करने, कोई भी पेमेंट्स नहीं करनी, ना फ़्लाइट्स की ना अकोमोडेशन की। ये जस्ट फॉर्मेलिटी है डॉक्यूमेंट्स की जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस। ये आपका मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए, मिनिमम 30,000 यूरो की इसकी वर्थ होनी चाहिए। मतलब इसमें ये नहीं है
कि आपने 30,000 यूरो 70-80 लाख रुपए की इंश्योरेंस खरीदनी है। ये इंश्योरेंस आपको 10 से 15,000 के दरमियान मिल जाती है। यूनिवर्सिटी और एम्बेसीज जो हैं वो डिफरेंट कंपनीज़ का नाम देती हैं अपनी वेबसाइट पे, यूबीएल, जुबली इंश्योरेंस, इस तरह की कुछ कंपनीज़ होती हैं, उन कंपनी से आप करवा सकते हैं ये इंश्योरेंसेस। और ये भी एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसके बगैर आपका वीज़ा नहीं होगा, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, तो ये भी आपको करवानी पड़ेगी। और मैंने भी इसी तरह एक KBK के किसी जनरल आदमी से मैंने करवाई थी और उन्होंने मुझे एक अच्छा प्रोसीजर करके दिया था। उनका मैं कॉन्टैक्ट नंबर ढूँढूँगा, अगर मुझे मिल गया तो वो भी मैं शेयर कर सकता हूँ लोगों के साथ। आप उनसे ये सर्विसेज ले सकते हैं। An application without a complete set of documents according to above mentioned checklist may result in a rejection of visa application। ये इस डॉक्यूमेंट पे क्लियरली मेंशन्ड है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उनके वीज़ा रिजेक्ट होते हैं और वो फिर बाद में कहते हैं कि हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया, इटली का वीज़ा नहीं मिलता। तो उसमें से बहुत सारे लोगों की जो है खुद की ही गलतियाँ होती हैं, इसकी वजह से उन्हें वीज़ा नहीं मिलता। कुछ केसेस में मैं जानता हूँ जिनकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी थी लेकिन फिर भी उनकी रिजेक्शन हुई। लेकिन अगर आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत अच्छी की हुई है तो मेरा नहीं ख्याल एम्बेसी को कोई ऐसी रीज़न उनके पास होती है आपका वीज़ा रिजेक्ट करने के लिए। तो जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए, ये डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वीज़ा के रिलेटेड, ठीक है। अभी मैं डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को बताऊंगा डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू के रिलेटेड, कि आपने उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो एम्बेसी की तरफ से हैं, वो भी आप इस डॉक्यूमेंट में जाके पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये बता दूँ, जो लोग अभी भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या इटली के अलावा वो किसी और, मतलब वो कहते हैं कि हमें जो है बैंक स्टेटमेंट हम अरेंज नहीं कर सकते या इटली हमारे लिए फिजिबल नहीं है, तो मेरी खुद की जो कंपनी है स्कॉलरशिप हाई एजुटेंसी, हम भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में अप्लाई करने के लिए। डिफरेंट जो और भी ऑल अराउंड द वर्ल्ड डिफरेंट जो स्कॉलरशिप्स आ रही हैं उनका एप्लीकेशन प्रोसीजर करके देने की। तो इस सर्विसेज से रिलेटेड जो है आप मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो। और आप जो है मोस्ट ऑफ द स्कॉलरशिप्स में खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा जितना लेंथी प्रोसीजर नहीं होता। ये सर्विसेज उन लोगों के लिए हैं जो कि या जॉब पर्सन है या जो बिल्कुल ही इन्वॉल्व नहीं होना चाहते कि हमें एक थर्ड पार्टी जो है हमारे डॉक्यूमेंट्स लेके हमारा ये काम कर दे। तो जो स्टूडेंट्स हैं जिनको एप्लीकेशन प्रोसीजर्स वगैरह पता हैं तो मैं उन्हें रिकमेंड करूँगा वो खुद करें। बहुत अच्छी बात है, आपको प्रोसीजर्स खुद भी पता होने चाहिए और ऐसा जब आप इन पर थोड़ा सा 2-4 महीने इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ी मेहनत करते हैं तो आपको समझ आने लग जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनको ये सर्विसेज चाहिए वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं सेकंड डॉक्यूमेंट के बारे में, जिसको डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू भी कहते हैं, जो कि आपको चाहिए। डॉक्यूमेंट जो मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, इस तरह का डॉक्यूमेंट आपको बना के देगी एम्बेसी, जिसमें जो है आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट की जो है ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह होंगी और आपके डिफरेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो होंगे। और इसको आप जब आप इटली पहुँच जाएंगे तो यूनिवर्सिटी को आपको ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे कि आपने जो डिग्री की है वो इटालियन सिस्टम के मुताबिक जो है वो एलिजिबल है यहाँ पर पढ़ने के लिए। अब इसके डॉक्यूमेंट्स हैं आपकी बैचलर डिग्री या मास्टर्स डिग्री जो भी आपने साथ अटैच करनी है ओरिजिनल, प्लस 3 कॉपीज़, ठीक है। और इसके साथ इनकी 3 कॉपीज़ भी होनी चाहिए। फॉरेन अफेयर्स और हायर एजुकेशन जो है, जिस तरह मैंने पहले बताया, इस केस में भी आपको ये डॉक्यूमेंट, जब आप अपने वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा रहे होंगे साथ आप यही इनके लिए भी ये कॉपीज़ अटेस्ट करवा दें। और इस केस में आपको ये उसी तरह HEC और मोफा से अटेस्ट करवाने पड़ेंगे और ये साथ आपको लगाने पड़ेंगे और इसकी ट्रांसलेशन भी लगानी पड़ेगी, ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट्स ओरिजिनल प्लस 3 कॉपीज़, ठीक है। जो मैंने अभी पहले बताया वो डिग्री से रिलेटेड था। जो इनका सेकंड पॉइंट है ये ट्रांसक्रिप्ट से रिलेटेड है, इस केस में भी उसी तरह। अभी जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं उनकी कॉपीज़ 3 कॉपीज़ और उस पर जो HEC और मोफा की स्टैम्प्स और इनकी ट्रांसलेशन होनी चाहिए, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट आपका, जब आप एम्बेसी में जाएंगे तो वहाँ पे लोग बैठे होते हैं, वो आपके 1 बाय 1 ये डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर देते हैं और आपको स्टेपल वगैरह कर देते हैं अप्लाई करने के लिए। और थर्ड पे इनका पॉइंट है हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, जो आपने आपका इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट्स हैं या मैट्रिक के सर्टिफिकेट्स हैं, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, इन दोनों के केसेस में भी आपको जो आपके IPCC जो मैंने डिपार्टमेंट बताया उससे टेस्ट होने चाहिए। असल में जो डॉक्यूमेंट आपको वीज़ा के लिए चाहिए मोस्ट ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट्स आप डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू के लिए चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है आपको थोड़ी सी उनकी कॉपीज़ लगानी पड़ती हैं, ट्रांसलेशन वगैरह लगानी पड़ती हैं, तो ये आपको एक अलग फ़ाइल बनानी पड़ेगी। और एम्बेसी में जाने से पहले आपने इन दोनों फ़ाइलों को अपने हिसाब से रखना है प्रॉपर। इस तरह नहीं है कि आपने एक सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए, आपको खुद भी नहीं पता वीज़ा के लिए कौन सा चाहिए, डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू के लिए कौन सा चाहिए। मेरे केस में मैं दोनों प्रोफाइल बिल्कुल परफेक्ट जो है
बना के गया था वीज़ा की अलहदा फ़ाइल, डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू की अलहदा फ़ाइल बना के गया था। जब मैं वहाँ गया तो मुझे में स्ट्रेस नहीं था कि मैंने अभी किसी की हेल्प लेनी है, डॉक्यूमेंट बनाना है। वहाँ पे लोग जो हैं उनको कॉपीज़ नहीं मिल रही थी, डिफरेंट इश्यूज़ थे हर बंदे के। लेकिन जब मैं उस बंदे के पास गया, सब चीज़ें सॉर्टेड आउट थी ऑलरेडी। तो उन्होंने बस मेरी 2 क्लिप्स लगाए और डॉक्यूमेंट में कहा ठीक है आप बैठ जाएँ, आपको इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे। इसके बाद डोमिसाइल, जो जिस रीजन से आप हैं उस रीजन का उस सिटी के हिसाब से, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है, ये भी चाहिए। ओरिजिनल चाहिए आपका, अगर आपके पास नहीं है तो आप अभी भी बनवा सकते हैं। वहाँ पे जाके एक लोकल कोर्ट से जाके ये बन जाता है। 2-3 हज़ार रुपये इसके लगते हैं और इसकी कॉपीज़ भी आपने अटेस्ट करवा देनी है नोटरी पब्लिक से, कोर्ट से। वहाँ पे नोटरी पब्लिक का आपको मिल जाएंगे, कोर्ट के बारे डिफरेंट लोग होते हैं, वो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं। पासपोर्ट आपका ओरिजिनल चाहिए और उसके साथ पासपोर्ट की 3 कॉपीज़ चाहिए और इन 3 कॉपीज़ को भी आपने सेम डोमिसाइल की तरह नोटरी पब्लिक से कर देना है, अटेस्ट करवा लेना है। और ये जब मैंने 2 किस्म के डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं, पासपोर्ट और डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू, इनमें क्या क्या चीज़ें चाहिए मैंने बहुत तरीके से हर चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है। अगर फिर भी किसी को इन चीज़ों से रिलेटेड समझ नहीं आई तो वो इसमें कर सकता है, कमेंट्स कर सकता है। और आइट्स का मैंने शायद बताना भूल गया हूँ, जो वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स में आइट्स की रिक्वायरमेंट है वीज़ा के लिए। और बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो कोविड में आइट्स के बगैर भी आए हैं, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिसका आइट्स करने के बाद भी वीज़ा रिजेक्ट हो गया है। ऐसे लोग में जिनका 5.5 पे भी वीज़ा लगा हुआ है, और लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपका 6+ हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये सर्टिफिकेट आइट्स का वीज़ा लेने के लिए। अच्छा, मेरे केस में कुछ ऐसी चीज़ें थी कि मैं खुद इस प्रोसीजर से क्योंकि गुज़रा हूँ, काफ़ी सारे इश्यूज़ मुझे भी आए थे। आइट्स मैं रिकमेंड करूँगा आप टाइम से कर लें, मैंने भी बहुत टाइम से कर लिया था, जनवरी में मेरे पास आइट्स था। और स्टेटमेंट के बारे में मैं रिकमेंड करूँगा आप अपनी स्टेटमेंट बहुत अच्छी बनाएँ, इस तरह ना करें कि 20 लाख रुपए इकट्ठा आपने बैंक में डलवा लिया, उसको जस्टिफाई ना कर पाएँ आप। वन बाय वन थोड़ा-सा उसको स्टेटमेंट को पुराना करें, टाइम टू टाइम उसमें पेमेंट्स ऐड करें, और जो पेमेंट्स आप ऐड कर रहे हैं, आपके पास उनके प्रूफ भी होने चाहिए कि वो कहाँ से आपने ली हैं, ताकि आपका केस जो है स्ट्रॉन्ग हो सके। मोस्ट ऑफ द रिजेक्शंस जो हैं इन्हीं स्टेटमेंट्स की वजह से आती हैं। अगर आपके पास स्टेटमेंट नहीं बनवा सकते आप 3 से 6 महीने की, तो रिकमेंड यही किया जाता है 6 महीने पुरानी हो, लेकिन मेरे केस में जो है वो ऑलमोस्ट 3 महीने पुरानी थी या उससे भी थोड़ा कम टाइम था। लेकिन क्योंकि इंटरव्यू में मैंने थोड़ा-सा अच्छा उन चीज़ों को जस्टिफ़ाई कर लिया था, तो मुझे ये मिल गया था। अच्छा, एक और चीज़ भी है जो मैं शेयर करना चाहूँगा, जिन लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि जी वीज़ा नहीं मिलता लोगों को, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं। अगर किसी को फ़ी वेवर लेटर मिल गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से, जब आपने मेरिट स्कॉलरशिप पे अप्लाई किया या जब आपने सिंपल एडमिशन अप्लाई किया और आपका फ़ी वेवर लेटर मिल गया, तो मुझे जो लगता है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि आपके वीज़ा के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मेरे केस में मुझे यूनिवर्सिटी से एक फ़ी वेवर लेटर मिला था जो मैंने अटैच किया था। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई फ़ी वेवर लेटर है, आप उसे अटैच करें या मेरिट स्कॉलरशिप है उसे अटैच करें, तो आपके जो है वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैं कुछ और भी लोगों को जानता हूँ जिनके साथ सेम केस था और उनको वीज़ा मिला है। तो अगर आपके पास अभी और जगहों पे आप अप्लाई कर सकते हैं जहाँ से आपको उम्मीद है कि वहाँ से आपको ये लेटर मिल जाएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको उसी को यूज़ करना चाहिए। और अगर आपकी प्री एनरोलमेंट हो गई है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो प्री एनरोलमेंट बड़ी जल्दी फॉरवर्ड करती हैं, तो ठीक है, आप वहाँ पे ही अपना प्रोसीजर स्टॉप करें। ऐसे ना हो कि आप उस प्री एनरोलमेंट को कैंसिल करें और एक नई यूनिवर्सिटी के लेटर के चक्कर में आप करें और बाद में आपको अपॉइंटमेंट ना मिले। तो बहुत बेहतर है कि आपकी प्री एनरोलमेंट एज़ सून एज़ पॉसिबल हो जाए और आपकी समरी फॉरवर्ड हो जाए, क्योंकि इस एम्बेसी के केस में इनका कोई पता नहीं चलता कि वो कब आपको अपॉइंटमेंट देंगे। तो जिसकी जितनी जल्दी समरी फॉरवर्ड हो जाएगी, उतनी जल्दी उसके चांसेस बढ़ सकते हैं वीज़ा की अपॉइंटमेंट आने के। तो गुड लक उन लोगों के लिए जिनको एडमिशन लेटर मिल गए हैं, जो अभी भी अप्लाई कर रहे हैं और जिन्होंने इस वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। आई होप सो आप लोग इटली आएँ बाकी स्टूडेंट्स की तरह भी, और यहाँ पे अपनी एक डिफरेंट लाइफ स्टार्ट कर सकें, एक अच्छी लाइफ स्टार्ट कर सकें, जो आपके एम्स हैं, फ्यूचर गोल्स हैं, वो पूरे हों इंशाल्लाह। तो मेरे ख्याल से काफ़ी डिटेल वीडियो मैंने बना दी, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स होने वाले हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन है आपका इससे रिलेटेड, आप उसे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उनका जवाब देने का। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी वेबसाइट scholarshiphype.com, अपने यूट्यूब चैनल जिस पे ऑलमोस्ट 10 के सब्सक्राइबर होने वाले हैं, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दूँगा जिस पे ऑलमोस्ट
22 के सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर्स हैं, ताकि आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करता रहता हूँ, आपको वहाँ से मिल जाएगी। और जो मैंने सर्विसेज का मेंशन किया, अगर उनसे रिलेटेड अगर किसी को सर्विसेज चाहिए, एप्लीकेशन प्रोसीजर या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड, तो आप मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं और भी इस तरह के टॉपिक्स पे बनाता रहूँगा। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।